गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अंकुर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दयानंद वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज मैकरॉबर्टगंज कानपुर, आप सबसे मुखातिब हूँ। आज जिस विषय पर हम यहाँ चर्चा करेंगे वो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन से लिया गया है। और जिस पाठ पर हम आज चर्चा करेंगे वो इंटेलिजेंस है। तो आज का विषय मैं ये कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम जिस बात पे आते हैं वो ये बात है कि हम इंटेलिजेंस को क्यों एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा बनाते हैं, क्यों हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को लिया जाता है। तो इस बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अपनी शिक्षा को चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में समझते हैं। और जब हम बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का पूर्णतः सर्वांगीण विकास, इसकी बात हम करते हैं। तो जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे को हम उसके अनुसार, उसके अनुरूप शिक्षा दे सकें। और जब ये उसके अनुरूप शिक्षा की बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसके बौद्धिक स्तर का मापन हम करें और उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप उसको शिक्षा दें। जब बौद्धिक स्तर की बात आती है तो वहीं पर हमारे इंटेलिजेंस पाठ की उत्पत्ति होती है और हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसके बौद्धिक स्तर को समझने से पहले बुद्धि को समझें कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की कैसे बुद्धि को डिफाइन किया जा सकता है। तो बुद्धि को डिफाइन करने के लिए हम देखें तो हम पाठ को 3 भागों में या इस यूनिट को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली यूनिट जो होती है हमारी वो कार्यात्मक पक्ष होता है। दूसरा हमारा जो पक्ष है वो संरचनात्मक पक्ष है और तीसरा पक्ष हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है। कार्यात्मक पक्ष यानी कि इसके अंतर्गत हम ये समझ पाते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है। कार्यों से संबंधित बुद्धि को हम समझने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं संरचनात्मक पक्ष में। तो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं और बुद्धि की विश्लेषण हम कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। और तीसरा पक्ष हमारा आता है क्रियात्मक पक्ष। तो हम किस प्रकार से बुद्धि का मापन कर सकते हैं, यानी कि बुद्धि से संबंधित सारा मापन जो आता है वो हमारा क्रियात्मक पक्ष में आता है। पाठ को हम सबसे पहले पक्ष से शुरू करेंगे, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि और ज्ञान में अंतर, इन बातों से हम पाठ को शुरू करेंगे। बुद्धि यूनिट को मैं अपने 3 वीडियोस में बांटूंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का स्वरूप और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषा तथा बुद्धि की विशेषताएं। आगे हम बढ़ते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं कि जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो अमूमन प्राचीन काल से ही बुद्धि को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। समाज से समायोजन, समस्याओं का समाधान, तार्किक क्षमता की उत्पत्ति, अमूर्त चिंतन, इन सब कॉन्सेप्ट को हम बुद्धि से कोरिलेट करते हैं। अगर हम एक ओवरऑल एक व्यू लें, एक जायज़ा करें पूरे समाज का, तो हम देखते हैं कि वहाँ एक जैसे 2 व्यक्ति हमें नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर में कुछ ना कुछ असमानता अवश्य होती है और इसी को हम शायद इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। जब हम बुद्धि के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो शुरू से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की वैज्ञानिकों की विचारधारा बुद्धि के बारे में रही है।
तो हम चलते हैं विभिन्न प्रकार के की विचारधाराओं के द्वारा बुद्धि के अर्थ को समझाने पर। तो सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो स्पष्ट किया है बुद्धि की परिभाषाएं, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वुडवर्थ की परिभाषा को लेते हैं तो पाते हैं कि वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। हम अपने दैनिक कार्यों में जिस प्रकार से दिन की शुरुआत करते हैं और रात में अपने दिन का अंत करते हैं, जिस प्रकार से हम व्यवहार हर परिस्थितियों में करते हैं, हमारी कार्य करने की जो तकनीकी है या हमारे कार्य करने का जो तरीका है, उसी को हम बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम टर्मन की परिभाषा पर अगर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि ये अमूर्त विचार होते क्या हैं आखिर। अमूर्त विचार यानी कि हमारे कल्पनाओं में जो विचार चलते हैं, जिनका कोई साकार रूप नहीं होता, जिनको हम किसी आकार में बांट नहीं सकते, उन विचारों को हम अमूर्त विचार कहते हैं। और जो हमारे परसेप्शन को, किसी भी चीज़ के परसेप्शन को बनाते हैं, उनको हम अमूर्त विचार कहते हैं। तो टर्मन के अनुसार हम कह सकते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। वुडरो महोदय ने भी अपनी परिभाषा अपनी तरह से समझाई, जिन्होंने ये कहा कि ज्ञान का अर्जन, हम जितना भी ज्ञान अपने जीवन में दैनिक कार्यों से, पुस्तकों से और किसी के लेक्चर से, जैसे मैं आपके सामने अभी एक लेक्चर दे रही हूँ, इन सभी चीज़ों के, इन सभी माध्यमों के द्वारा जितना भी ज्ञान एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल ग्रहण करता है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। या इसको यूं भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। काल्विन महोदय ने कहा कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बुद्धिमान है। यानी इनके अनुसार हम जिस समाज के अंदर, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ पर अगर हम भली प्रकार अपनी जगह बना पाते हैं, लोगों के साथ एक अच्छे संबंध बना पाते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति का एक अच्छा सौहार्दपूर्ण इंटरेक्शन होता है, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो बुद्धिमान है। यदि वो व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजित है तो उसको हम बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। इसी के आगे गाल्टन ने भी बहुत बुद्धि के एरिया में कार्य किया है। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सीखने की शक्ति जो है या पहचानने की जो शक्ति है, वही हमारी बुद्धि होती है। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ पावर to recognize and to learn। आगे हम बढ़ते हैं और हम अगर इन सारी डेफिनेशंस का एक सार, एक निचोड़ तत्व देखना चाहते हैं तो हम कुछ 4-5 पॉइंट्स में इनको बता सकते हैं और कह सकते हैं कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, अमूर्त चिंतन बुद्धि है, समस्या का समाधान बुद्धि है, संबंधों को समझने की योग्यता बुद्धि है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी बुद्धि है। और इस प्रकार अगर हम वास्तविक अर्थों में बुद्धि को देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब प्रकार की मानसिक योग्यताओं की, तमाम सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं जिन्हें हम आगे अभी पढ़ेंगे जब बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो हर प्रकार के मानसिक योग्यताओं का एक समूह, एक समुच्चय, एक योग जो होता है, उसको हम बुद्धि कह सकते हैं। आगे हम पाठ को बढ़ाते हैं और हम आते हैं इस प्रकार से, हम ये समझते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है, ये यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम ये कह सकते हैं, बुद्धि जन्मजात प्रक्रिया है।
बुद्धि एक आनुवांशिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक अगर हम सेब का बीजा लगाते हैं तो वो बीजा जो है वो बड़ा हो करके जब फल देगा तो वो सेब का ही फल देगा। इसी प्रकार हम बुद्धि को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक माता पिता के जीन्स के द्वारा जो प्राप्त या एक्वायर की है बुद्धि, वो बुद्धि तो व्यक्ति के अंदर निश्चय ही होगी ही, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बुद्धि जन्मजात शक्तियों का या जन्मजात योग्यताएं हैं। हम वातावरण के द्वारा भी बुद्धि में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वातावरण द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर हम देखें तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक सेब के बीज को हमने लगाया और हमने उचित खाद, पानी, हवा, लाइट नहीं दी तो वो बीज मर जाएगा। और इसी प्रकार यदि हमने बुद्धि जिस योग्यता को बच्चा अपने आनुवांशिकता के द्वारा लेकर के पैदा हुआ है, यदि अगर हमने उसको पूरी तरह से पुष्पित, पल्लवित होने का मौका नहीं दिया, अगर हमने उसको उस तरह की उस स्किल को, उस मानसिक योग्यता को, मेंटल एबिलिटी को यदि हमने उसके अनुकूल वातावरण नहीं दिया तो शायद वो योग्यता धीरे से दमित हो जाएगी और कहाँ खो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बुद्धि जो है वो सीखने की प्रक्रिया को हम ये कह सकते हैं कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है। यानी ज्यों-ज्यों व्यक्ति सीखता जाता है त्यों-त्यों हम उसे कह सकते हैं ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। अगर हम इसमें इंटेलिजेंस को वाई एक्सिस पे लें और सीखने की योग्यता को हम एक्स एक्सिस पे लें तो हम ये देखते हैं कि ये ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है। जैसे जैसे हमारा सीखने का ग्राफ ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी योग्य इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जाती है। यानी हम इसको कह सकते हैं सीखना और बुद्धिमत्ता ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों समानुपातिक रूप से आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं तो पाते हैं कि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने को भी हम बुद्धि कह सकते हैं। यानी जब हमारे कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे वर्तमान की समस्याओं के समाधान में काम आते हैं तो हम इसको बुद्धि कहते हैं या हम इसको बुद्धि की विशेषता कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बुद्धि से हम समायोजन की स्थितियों को भी बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि हम अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों को भी बुद्धिमत्ता के अनुसार दूर कर सकते हैं। आप जैसा जानते ही हैं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो समाज में ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, वो दैनिक व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान बड़े चुटकियों में बड़े फट से कर लेता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोरोना काल यदि आया तो कोरोना काल में बहुतेरे व्यक्ति घर के अंदर बंद होकर चुपचाप बैठ गए। बहुतेरे व्यक्तियों ने अपना काम किया, काम करने में उन्होंने मास्क का प्रयोग किया, सैनिटाइजर का प्रयोग किया और अपने आप को पीपीई किट के अंदर बंद किया और उसके बाद अपने कार्यों को संपन्न किया। तो ये बुद्धिमत्ता का स्तर है, या हम कह सकते हैं व्यवहार में आने वाली कठिनाइयों को हम किस प्रकार इंटेलिजेंटली मीट आउट करते हैं और कैसे हम अपने आगे समाज में बढ़ने की चेष्टा करते हैं। ये भी बुद्धिमत्ता की एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि विभिन्न योग्यताओं का समूह भी बुद्धि ही है। हमारे एक व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार की योग्यता रहती है, अनेक प्रकार की योग्यताओं से अनेक प्रकार की ऐसी योग्यताएं होती हैं जिनका कि मतलब दिख जाती है सामने और कुछ सुप्त अवस्था में हमारे अंदर ही पड़ी रहती हैं। तो वो सारी जो योग्यताएं एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने अंदर इकट्ठा करता है उसको हम बुद्धि कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आत्मविवेचन, आत्मालोचना और आत्मचिंतन में भी बुद्धि का बड़ा योगदान होता है। अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, आत्म आलोचना, आत्मचिंतन व आत्मविवेचन। सर्वप्रथम सेल्फ एनालाइजेशन,
जो व्यक्ति जितनी अच्छी तरह अपना स्वयं का एनालाइजेशन कर पाता है, वही व्यक्ति अपनी स्वयं की आलोचना कर पाता है और स्वयं की आलोचना करने के बाद अपने बारे में चिंतन करता है और अपने द्वारा इस समाज को, इस देश को अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो आत्म आलोचना, आत्मचिंतन और आत्मविवेचना भली प्रकार कर लेता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है और बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा गुण इसको भी हम कह सकते हैं। दूसरी एक चीज और आती है जिसको कि हम देखते हैं कि हम अगर एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पर देखें तो अधिकतर बालक हमारे जो होते हैं वो मध्यम योग्यता या सामान्य मानसिक योग्यता के होते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे अगर हम देखते हैं तो ये एक बेल शेप्ड कर्व आता है, जो हमारे बेल जैसे एक घंटी होती है, ऐसे ऊपर पठार जैसा होता है और नीचे दो एंड्स में कम होता है। तो जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं वो हमारे अति प्रतिभाशाली बालक होते हैं और बैकवर्ड या पिछड़े हुए बालक होते हैं। जो बीच पे हमारे आते हैं बच्चे, पठार पे आते हैं हमारे 66.6% जो बच्चे होते हैं, वो हमारे नॉर्मल बच्चे कहलाते हैं। और बड़े मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार की स्टडीज़ की और उन स्टडीज़ में पाया है कि ये जो सामान्य मानसिक योग्यता के बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ज़्यादा समाज में एडजस्टेबल होते हैं और भली प्रकार से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, बजाय कि इन दो एक्सट्रीम एंड्स वाले बच्चों की बजाय। अब इसीलिए इन दो जो एक्सट्रीम एंड्स वाले बच्चे हैं, इनको हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं, जो मैं आगे अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं इन दोनों प्रकार के एक्सट्रीम एंड्स वाले जो बच्चे हैं, उनको उनकी किस प्रकार से व्याख्या की जाए, उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, उनको किस प्रकार से एक शिक्षक की भूमिका इसमें कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं आगे के चैप्टर, आगे की यूनिट में मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें वो बनाऊंगी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बुद्धि की स्वरूप क्या है और बुद्धि के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का अर्थ क्या है और उसके बाद बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं बुद्धि और ज्ञान, दो ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और अधिकतर लोग बुद्धि और ज्ञान को एक ही समझते हैं। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगी बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है और किस प्रकार अंतर होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं जो बुद्धि के बारे में बताना चाहूँगी कि बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम से संबंधित होती है या जन्मजात होती है, जबकि ज्ञान जो होता है वो वातावरण में आने के पश्चात हमें अर्जित करना होता है। दूसरा, अगर हम अंतर देखना चाहें तो बुद्धि एक स्थिर होती है। बुद्धि एक परफेक्ट रेशियो में, एक नॉर्मल सिंपल इक्वल रेशियो में धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जबकि ज्ञान जो है वो घट बढ़ सकता है। कभी हम ऐसा हो सकता है ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त कर ले और कभी अगर हमने बहुत दिनों का गैप कर लिया तो वो प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी हमारा खत्म हो सकता है और या फिर हम उस ज्ञान को भूल सकते हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि वो ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया था वो शून्य हो जाए। तो बुद्धि जो है वो स्थिर रूप से हमेशा बनी रहती है और स्थिर रूप से आगे बढ़ती रहती है, जबकि ज्ञान घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। आगे जो अंतर हम देखने में आता है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है या अधिक बुद्धि जो होती है वो ज्ञान को प्रभावित करती है, पर ज्ञान जो है वो बुद्धि के विकास में कहीं भी प्रभाव नहीं डालता है। कैसे? अब इसको हम देखेंगे। अधिक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है
वो ज्ञान के विकास में। अगर हमारा आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो हम किसी भी ज्ञान को समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति हमारी तेज़ होगी, हमारा मेमोरी रिटेंशन अच्छा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा भी है, हो सकता है एक बुद्धिमान व्यक्ति उसी ज्ञान की क्वांटिटी को प्राप्त करने में 1 घंटा लगाता हो, लेकिन उतना ही ज्ञान एक कम बुद्धिमान जिसका आईक्यू लेवल कम है वो भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसको समय ज़्यादा लग सकता है। तो ज्ञान जो है वो बुद्धि के विकास में सहायक नहीं हो रहा है, लेकिन बुद्धि जो है वो ज्ञान के विकास में सहायक हो सकती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी हो ये ऐसा हो सकता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं जो अंतर बहुत बड़ा होता है। बुद्धि को नष्ट अगर किया जाए तो ज्ञान भी हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे अगर कोई पागल व्यक्ति है जिसका कि आईक्यू लेवल क्षतिग्रस्त हो गया तो वो ज्ञान भी उसका उसके साथ ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। हम अगर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई या हमने एक ज्ञान को सीखे हुए, एक क्रिया को सीखे हुए बहुत समय हो गया और हम वो क्रिया भूल गए तो ऐसा नहीं है कि हमारा आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। हो सकता है एक गृहिणी जिस समय पढ़ती थी तो वो बहुत ही स्कॉलर थी, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब वो एक हाउसवाइफ बनी, उसकी शादी हुई तो वो एक बहुत वही बुद्धि आईक्यू लेवल जो उसकी पढ़ाई में लग रहा था वो अब उसका कहाँ लगने लगा, उसकी घर, उसकी गृहस्थी में। तो उसका आईक्यू लेवल तो सेम ही रहा। तो यानी कि ज्ञान जो है वो आईक्यू लेवल पे अंतर नहीं डाल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बुद्धि लक्ष्य है, ज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। ये हमारे रॉस महोदय जो एक मनोवैज्ञानिक थे, श्री रॉस, उन्होंने ये बताया, वे इस निष्कर्ष पे निकले अपने अध्ययन के द्वारा कि बुद्धि जो है वो हमारा एक लक्ष्य होती है और उस लक्ष्य तक हम ज्ञान के माध्यम से पहुंच पाते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है या बुद्धि को हम कितने भागों में या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक क्लासिफिकेशन किया बुद्धि का। तो बुद्धि को उन्होंने, थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहली बुद्धि उन्होंने कहा मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि जिसे कि हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, और जो गैरेट महोदय थे उन्होंने मूर्त बुद्धि इसको कहा, जबकि थॉर्नडाइक महोदय ने इसी को यांत्रिक बुद्धि या हम ये कह सकते हैं मोटर एबिलिटी इसको कहा। मूर्त बुद्धि जो होती है वो हमारी कॉन्क्रीट होती है, यानी जिसका कोई साकार रूप होता है, या हम ये कह सकते हैं यंत्रों पर आधारित होती है, पुस्तकीय बातों पर आधारित नहीं होती है। ये हम ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतर इंजीनियर्स बनते हैं, ये ऐसे व्यक्ति जो हैं कल्प पुर्जों के सृजन में अपना दिमाग लगाते हैं और कुशलतापूर्वक कार्य ये कर पाते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं तो कुछ बच्चे अपने किसी भी टॉय को पूरी तरह से बना के नहीं रखते हैं, वो जैसे ही उनका नया खिलौना आता है वो उसके सारे पेज खोल के उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि हम देखते हैं जिन बच्चों में होती है, वो बड़े होकर के इंजीनियर या हम ये कह सकते हैं मैकेनिक्स, या इनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें कि किन क्रियाओं के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि किसी में यांत्रिक बुद्धि है या नहीं है, तो इनमें हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो आविष्कार अच्छी तरह कर लें, नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सकें, जो बहुत सारी चीज़ों को, मशीनों को पहचान सकें, उनको हम ये कह सकते हैं कि उनमें इस प्रकार की क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरे प्रकार की जो होती है वो अमूर्त बुद्धि होती है, जिसको हम पुस्तकीय
पुस्तकीय ज्ञान भी कह सकते हैं, जो कि हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारे हमारे विचारों में, हमारे कल्पनाशीलता में, हमारे सृजनशीलता में हमें वो दिखाई देती है। तो हम पुस्तकीय ज्ञान को इस श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार की बुद्धि जिन लोगों में होती है, उनको वो अधिकतर लेक्चरर्स, पोएट और चित्रकार, डॉक्टर्स इस प्रकार से बन सकते हैं। और अगर अमूर्त बुद्धि की हम बात करें कि इसको हम बच्चों में कैसे पहचान सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे जैसे इनकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत फटाफट होते हैं, इनका परसेप्शन बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी बात को जब हम उनको लेक्चर दे रहे हैं या हम उनको समझा रहे हैं, तो वो किसी भी बात को बहुत ही जल्दी से समझ जाते हैं। जबकि इनकी कल्पना शक्ति जो होती है, ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो मैंने बोला वो उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और वो विजुलाइज करके उस चीज को सामने साकार रूप दे देते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं, हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। किसी भी प्रश्न को बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी से दे लेते हैं, और जिनमें ये योग्यता होती है उनमें हम कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब तीसरे प्रकार की बुद्धि की हम बात करेंगे, जो कि सामाजिक बुद्धि है, जो कि वो व्यक्ति जो समाज के इर्द गिर्द बहुत अच्छी तरह समायोजन कर लेते हैं। वे जो जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, चहेते होते हैं, और जिनको कि जो अपनी जगह स्वयं बना लेते हैं समाज में, जो समाज से समायोजन भली प्रकार कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है। जैसे किसी डिपार्टमेंट के एचआर, जैसे कोई नेता, जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी काउंसलर्स, जैसे ये सारे लोग जो हैं, ये हमारे सामाजिक बुद्धि इनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं, तो बच्चों आज हम लोगों ने बुद्धि के विषय में कुछ चीज़ों पर चर्चा की, जैसे बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि की वास्तविक डेफिनेशन, और उसके अलावा बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार और ज्ञान और बुद्धि में अंतर। इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम पहुंचेंगे बुद्धि के सिद्धांतों पे। ये सिद्धांत कई प्रकार के हैं, हम अगले वीडियो में जिस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है तुम सबको समझ ही आया होगा, और जो चीज़ें समझ में ना आई हो वो आप मुझसे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।